स्टूल एग्जामिनेशन में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो है माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। देखो, माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल्स, ये जो स्टूल एनालिसिस का दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। इसमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम स्टूल सैंपल के जो भी बहुत छोटे, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, मीन्स ऐसे माइक्रोस्कोपिक फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। इस एग्जामिनेशन के थ्रू में ऐसे स्ट्रक्चर्स की पहचान करने की कोशिश करते हैं जो हमें नॉर्मल आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के माध्यम से हम इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल्स, पैरासाइट्स में ओवा, सिस्ट, ट्रोफोजोइट्स, लार्वा, ठीक है। इसके अलावा यीस्ट सेल्स, फंगाई, बैक्टीरिया, फैट ग्लोब्यूल्स, मसल फाइबर्स, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, क्रिस्टल्स, म्यूकस और बहुत सारे माइक्रो या फिर हम कह सकते हैं बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। अब ये एग्जामिनेशन जीआई इन्फेक्शंस, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, मैल एब्जॉर्प्शन, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम और जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। So, microscope examination of a stool is a laboratory evaluation of a fecal specimen under a microscope to identify and assess cellular elements, parasites, microorganisms, undigested food particles, and other microscopic constituents for the diagnosis of gastrointestinal diseases and infections. So, एक तरीके से ये प्रिंसिपल की बात करें अगर, तो माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन का जो प्रिंसिपल है वो ऐसे तथ्य पर बेस्ड है कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें होने वाले इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इसके साथ ब्लीडिंग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो हैं, ये स्टूल में बहुत छोटा सा या फिर सूक्ष्म परिवर्तन हम कह सकते हैं करते हैं। और इन्हीं चेंजेस को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू पहचान कर हम किसी भी डिजीज़ का कंफर्मेशन करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो 10x पे या 40x पे हम कैसे भी लिख के, ठीक है। अभी इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के पहचान करना, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन को पता लगाना और जो भी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हैं उनको रेडिकेट करना या फिर समझना, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स को पहचानना, यीस्ट और फंगाई इन्फेक्शन को समझना, फैट मैल एब्जॉर्प्शंस इनका असेसमेंट करना और डाइजेस्टिव एफिशिएंसी को समझना, जीआई ब्लीडिंग का संकेत हमें मिलना, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम समझना और जो आगे का उपचार है, मीन्स प्रोग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्लानिंग में ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। तो ओवरऑल अभी हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, ताज़ा फ्रेश स्टूल सैंपल एक साफ़, ड्राई और एक स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और सैंपल में यूरिन या पानी नहीं मिलना चाहिए। अगर पैरासाइट की जांच करनी है तो सैंपल को एज सुन एज पॉसिबल हम लेबोरेटरी भेजेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि ट्रोफोजोइट्स ये जल्दी मर जाते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं इस वजह से। खैर, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल को मिक्स करते हैं नॉर्मल सलाइन में ऑन अ क्लीन ग्लास साइड। खैर, ये चीज़ें मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो पहले हम सैंपल कलेक्शन की मैंने बात की, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लेबलिंग करेंगे, कंटेनर पे पेशेंट का नाम, एज, उसका आईडी और डेट और टाइम, ये सब लिख सकते हैं और लिखेंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की बात करें तो माइक्रोस्कोपी से पहले स्टूल का कलर, कंसिस्टेंसी, म्यूकस, ब्लड या एटसेट्रा एटसेट्रा, इनका हम ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है।
तो ग्रॉस का मतलब जो चीज़ें हम बड़े पैमाने पे दिखती हैं और देख के कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक मैंने बोला। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वेट माउंट। ठीक है, अब जो यहाँ पे थर्ड लाइन से दिख रहा है, ठीक है, सेकंड लाइन से एक साफ ग्लास स्लाइड पर स्टूल का एक बहुत छोटा सा पार्ट लिया जाएगा, उसमें 1 से 2 बूंद हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन बोले तो 0.85% सोडियम क्लोराइड मिलाकर उसको हम एक बहुत पतली सी उसकी स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर बनाने के बाद एक कवर स्लिप लगाते हैं। उसके बाद सलाइन वेट माउंट से एक मोटाइल हम ट्रोफोजोइट्स, ओवा, लार्वा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये हम अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया हमारा वेट माउंट। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी स्लाइड जिसको हम आयोडीन वेट माउंट की बात करेंगे। अनदर प्रिपरेशन में भी मेड यूजिंग ल्यूगॉल्स आयोडीन। ठीक है, दूसरी स्लाइड पर स्टूल में ल्यूगॉल्स आयोडीन की एक बूंद मिलाई जाती है। अब आयोडीन सिस्ट, न्यूक्लियाई, ग्लाइकोजन मास और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम क्लीनली देख सकते हैं वहाँ पे। मोटिलिटी इसमें नहीं दिखाई देती है क्योंकि आयोडीन ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ये आयोडीन मार देता है, इस वजह से मूवमेंट नहीं दिखेगा, बट आपको ये उनकी मौजूदगी दिखेगी। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो ओवरऑल हमारा प्रोसीजर हुआ कैसे क्या करेंगे। हाई पावर, अब चाहे वो 10x पे देखो, 40x पे देखो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, डिटेल्स जितना फाइन आप चाहें। अब माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स या एग्जामिनेशंस की बात करें, स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे रखोगे आप, 10x ऑब्जेक्टिव से स्कैन करोगी, फिर 40x ऑब्जेक्टिव से डिटेल्स देखी जाएंगी। अगर ज़रूरत हो तो स्पेशल स्टेन्स जैसे कि मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन या ट्राइक्रोम स्टेन या फिर कंसंट्रेशन टेक्निक्स का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स क्या होंगे इसमें। सो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में सबसे पहले बात करेंगे हम आरबीसी की। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होती है, नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं स्टूल्स में क्योंकि ब्लड शुड नॉट बी प्रेजेंट विद इन द जीआई ट्रैक्ट। सो नॉर्मल फाइंडिंग, सामान्य स्टूल में आरबीसीज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बट हम एबनॉर्मल की बात करते हैं तो आरबीसीज दिखाई देना एबनॉर्मल है। ठीक है, इसकी वजह क्या हो सकती है, डायसेंट्री, ठीक, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, अमेबिक डायसेंट्री या हेमोरॉइड्स, बिलियरी डायसेंट्री, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आरबीसीज की प्रेजेंस जीआई ब्लीडिंग या इंटेस्टाइनल अल्सरेशन का जो हमें साइन दे सकता है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। नॉर्मल क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं या बहुत कम होते हैं। ठीक है, 0 से 2 हाई हाई प्रोफाइल के तौर पे मैंने आपको बताया था, हाई हाई पावर फील्ड पे। ठीक है, एबनॉर्मल फाइंडिंग में बहुत ज़्यादा संख्या में डब्ल्यूबीसीज हो सकते हैं। नॉर्मली मैंने क्या बोला, डब्ल्यूबीसीज आर एब्सेंट और इन अ वेरी फ्यू इन स्टूल। ठीक है, बहुत कम, 0 से 2 हाई पावर फील्ड के हिसाब से। सो अगर ये हैं एबनॉर्मल फाइंडिंग मीन्स अगर ये अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में, तो बिलियरी डायसेंट्री, साल्मोनेला इन्फेक्शन, शिगेला इन्फेक्शन, कैम्पलोबैक्टर इन्फेक्शन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ या सीवियर बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, इसकी प्रेजेंस हो सकती है। सो द लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इंडिकेट करेंगी इन्वेसिव बैक्टीरियल डायरिया, जहाँ पे इजोनोफिल्स में सजेस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे एपिथेलियल सेल्स के बारे में। देखो नॉर्मल क्या होता है, कुछ एपिथेलियल सेल्स सामान्य रूप से मिल सकते हैं, बट एबनॉर्मल फाइंडिंग में बहुत ज़्यादा नंबर्स में एपिथेलियल सेल्स हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इंडिकेट करेंगे एक्सेसिव शेडिंग ड्यू टू इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या इंजुरी ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शियस डायरिया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़,
intestinal ulcers, chemical irritation, अल्सरेटिव लेजन्स, म्यूकोसल इंजरी वगैरह। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा डैमेज करने का साइन मिलेगा हमें इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ओवा, यह है हेलमेंट्स एग। नॉर्मल ऐसा कोई भी हेलमेंट नहीं होता है, ना उसके एग्स होते हैं, बट एबनॉर्मल का मतलब कि हेलमेंट्स आर प्रेजेंट या हेलमेंट्स एग्स आर प्रेजेंट। तो इसके एग्जांपल्स जैसे कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, राउंड वॉर्म, टीनिया स्पीसीज, टेप वॉर्म, ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरिया, whip worm, उसके बाद हुक वॉर्म, एंसेलेस्टोमा डुओडेनल एंड नेकेटर अमेरिकन्स एंड एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस पिनवॉर्म। एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे द प्रेजेंस ऑफ ओवा ये कंफर्म करेगा कि हेलमेंथ इन्फेस्टेशन, और हेल्प करेगा कि आइडेंटिफाई करे जो भी स्पेसिफिक वॉर्म रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोजोअल सिस्ट। नॉर्मली ये भी नहीं होते हैं। ठीक है, अगर है तो प्रोटोजोअल सिस्ट की प्रेजेंस मानी जाएगी। एग्जांपल्स में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, गियार्डिया लैम्बलिया, ब्लास्टोसिस्टिस की स्पीशीज़। एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंट के तौर पे डिटेक्शन ऑफ सिस्ट इंडिकेट करेगा करंट या कोई प्रीवियस प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, और हेल्प करेगा कि डायग्नोस करें हम इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक डिजीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रोफोजोइट्स। नॉर्मली ट्रोफोजोइट्स आर एब्सेंट एंड abnormally मोटाइल ट्रोफोजोइट्स। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें भी एंटामीबा हिस्टोलिटिका, गियार्डिया लैम्बलिया। ठीक है, तो अगर ट्रोफोजोइट्स प्रेजेंस है तो इंडिकेट करेगा एक्टिव इंटेस्टाइनल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। फ्रेश स्पेसिमेन ही एग्जामिन करते हैं, क्योंकि ट्रोफोजोइट्स मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि बहुत जल्दी ये मर सकते हैं उसमें से, या लूज मोर्टेलिटी आफ्टर स्टूल इज पास्ड। ठीक है, अनदर वन इज़ लार्वा। ठीक है, लार्वे नॉर्मल फाइंडिंग में लार्वा नहीं होता है, एबनॉर्मल में लार्वे दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रोंगलोइड्स, स्टरकोरालिस, हुकवॉर्म लार्वे। ठीक है, तो एक्टिव पैरासाइट इन्फेक्शन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मिलेगा, तो प्रेजेंस ऑफ लार्वे कंफर्म करेंगे एक्टिव पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट एंटी पैरासाइटिक ट्रीटमेंट। अनदर वन इज़ यीस्ट सेल्स एंड फंगाई। देखो, बहुत कम मात्रा में यीस्ट और नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट हो सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ यीस्ट में नॉर्मली भी प्रेजेंट विदाउट कॉजिंग डिजीज़। बट अगर हम एबनॉर्मल फाइंडिंग की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में अगर यीस्ट या फंगल एलिमेंट्स हैं, तो इसकी वजह लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस, कैंडिडा इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि फंगल ओवरग्रोथ या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ बर्डिंग yeast cells may indicate intestinal candidiasis or fungal overgrowth। इसके अलावा नेक्स्ट बैक्टीरिया की बात करें, नॉर्मल फाइंडिंग स्टूल में नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा प्रेजेंट रहती है। ठीक है, गुड बैक्टीरियाज मे बी और मे बी नॉट कह सकते हैं, बट एबनॉर्मल फाइंडिंग में जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज या इनकी ज़्यादा ग्रोथ होना या इनका ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना। एग्जांपल्स के तौर पे साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो कॉलरे, इकोलाई, कैम्पेलोबैक्टर जिजुनी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का साइन। इसके अलावा फैट ग्लोब्यूल्स नॉर्मल फाइंडिंग में एब्सेंट या बहुत कम, एबनॉर्मल में बहुत ज़्यादा फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, इनकी वजह हो सकती है पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, सीलियाक डिजीज़, क्रॉनिक पैंक्रियाटिटिस वगैरह, और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या है, एक्सेसिव फीकल फैट, स्टीटोरिया, ये हॉलमार्क है फैट मेटाबॉलिज्म का या फैट मैलअब्जॉर्प्शन का। इसके अलावा मसल फाइबर्स। ठीक है, मसल फाइबर्स बोले तो नॉर्मल फाइंडिंग में बहुत कम या एब्सेंट होते हैं, बट एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा मात्रा में मसल फाइबर्स, इसको बोलते हैं
क्रीटोरिया, ठीक है। तो इनकी वजह हम कह सकते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी, पुअर डाइजेशन, रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो पुअर डाइजेशन में उसकी जो कमी है, ठीक है, उसका संकेत दे सकते हैं, ठीक है। दैन नेक्स्ट है स्टार्च ग्रेन्यूल्स। वैसे तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं, बट कह सकते हैं थोड़े बहुत मिल सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिलते हैं तो ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एमाइलोरिया। तो नॉर्मली स्टार्च इज डाइजेस्टेड कम्प्लीटली बिफोर रीचिंग द कोलन, बट large amount of starch granules indicate carbohydrate malabsorption or pancreatic insufficiency, rapid intestinal transit, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्लिनिकली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कमी आएगी तभी ऐसा होगा। सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज एमाइलोरिया एंड may occur in pancreatic disorders or intestinal malabsorption. Another one is plant cells and vegetable fibers. नॉर्मली थोड़ी मात्रा में मिल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलना, दिस इज़ abnormal finding. So the plant cells and vegetable fibers are commonly observed because cellulose is not completely digested by humans. तो causes जैसे कि बहुत हाई फाइबर फैट डाइट, इनकम्प्लीट डाइजेशन या रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट वगैरह, आमतौर पर डाइटरी ओरिजिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो डाइजेशन की कमी का जो साइन है ये शो कर सकते हैं। द अनदर वन इज क्रिस्टल्स। नॉर्मली बहुत एब्सेंट या फिर बहुत कम क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। सो वेरियस क्रिस्टल्स में भी ओकेजनली भी सीन इन स्टूल्स। तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स विद एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो चारकॉट लेडन क्रिस्टल्स, इफ़ यू आर सीइंग चारकॉट लेडन क्रिस्टल्स तो ये अमेबियासिस, एलर्जिक कंडीशंस, एजोनोफिलिक इन्फ्लामेशन वगैरह, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, वेजिटेबल रिच डाइट और कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस, एंड ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स में अल्कालाइन स्टूल हम कह सकते हैं। तो कुछ क्रिस्टल्स स्पेशल डिजीज़ेस की तरफ साइन या सिग्नल दे सकते हैं, स्पेशली चारकॉट लेडन क्रिस्टल पैरासाइटिक इन्फेक्शन या इजोनोफिलिक इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो चारकॉट लेडन क्रिस्टल, दीज नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, ये इजोनोफिल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं। तो कॉमनली एमीबियासिस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक इंटेस्टाइनल डिजीज़ेज़ में दिखते हैं। दूसरा म्यूकस या माइक्रोस्कोपिक, अब हम बात करें इसकी, ठीक है। देखो म्यूकस फाइबर्स की जो बात करते हैं बहुत कम या फिर एब्सेंट होते हैं। एबनॉर्मल फाइंडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में मसल फाइबर्स या क्रिटोरिया कह सकते हैं। तो वजह पैंक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी, पुअर डाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें यहाँ पे, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कुछ कंडीशंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ तो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, ठीक है, अमीबियासिस, गियार्डियासिस, हेलमिंथियासिस, इसके अलावा डायसेंट्री, ठीक है, अमीबिक हो चाहे वो बैसिलरी हो, ठीक है, बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़, ठीक है, जीआई ब्लीडिंग, इसके अलावा इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, मैलाब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, फ्लैट ग्लोब्यूल्स, स्टार ग्रेन्यूल्स, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, इसमें भी फैट ग्लोब्यूल्स, मसल फाइबर्स, फंगल ओवरग्रोथ, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और एंजाइम डेफिशिएंसीज वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो एडवांटेजेस क्या हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की, कि बहुत इजी है, बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और इजीली प्रोवाइडेड एग्जामिनेशन है ये। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को ठीक करने में
ज़्यादा यूज़फुल है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एपिथेलियल सेल्स का एक हमें प्रूफ असेसमेंट पॉसिबल है। मैल एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के साइन मिल सकते हैं। रिज़ल्ट हमारी उम्मीद के हिसाब से बहुत जल्दी मिल जाते हैं हमें। और आगे की जो भी स्पेशल चेकअप्स होते हैं, कल्चर, एंटीजन टेस्ट, पीसीआर वगैरह, इनकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े इसका भी हमें एक आइडिया मिलता है। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्स माइक्रोस्कोपिक केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अनदर वन इज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ये हैं कि फ्रेश स्टूल स्पेसिमेन आर ऑफन रिक्वायर्ड ताकि आप एक्यूरेट डिटेक्शन कर पाएँ ट्रोफोजोइट्स का। रिज़ल्ट सैंपल की क्वालिटी और उसके सही करेक्शन पर डिपेंड करता है। कुछ पैरासाइट्स हर सैंपल में नहीं मिलते हैं। ठीक है। और इसीलिए कई बार 3 अलग अलग दिनों के स्टूल सैंपल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। केवल माइक्रोस्कोपी के बेस पे सभी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस की कंफर्मेशन नहीं की जा सकती। कल्चर और मॉलिक्यूलर टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। एग्जामिनर की एक्सपर्टीज़ पर हमारे रिजल्ट्स की जो प्योरिटी है ये डिपेंड करती है। कुछ ट्रोफोजोइट्स बहुत फ्रेश सैंपल्स में ही दिखाई देते हैं। लेट होने पर उनकी जो हम पहचान करते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाती है। वायरल पैथोजेंस नॉर्मली लाइट माइक्रोस्कोपी से नहीं दिखे जा सकते हैं। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट हमारा है वो है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल्स। क्या होता है इसमें, क्या क्या देखेंगे, इसके प्रिंसिपल क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे। ठीक है। इसमें स्टूल, पीएच वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो भी आएंगी, खैर थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में हम। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल ये तीसरा फेज़ है हमारा। इसमें हम स्टूल के जो भी केमिकल और बायोकेमिकल चीज़ें इसमें होती हैं उसको असेसमेंट करते हैं। इसका मोटिव ये है कि जो हमारी जीआई ट्रैक्ट, लीवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो काम करने की जो एबिलिटी है उसको असेस करना। तो इस एग्ज़ामिनेशन में स्टूल में हम पीएच, इसके पीएच की प्रेजेंस, ऑकल्ट ब्लड, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, स्टर्कोबाइलिन, रिड्यूसिंग शुगर्स, फैट, प्रोटीन और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स की हम जांच करते हैं। तो इन एग्ज़ामिनेशन से हम मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या फिर पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, लिवर डिजीज़, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और जैसी अनेक डिजीज़ का हम पता लगा सकते हैं। सो केमिकल एग्ज़ामिनेशन उन डिजीज़ को पता करने में हेल्पफुल है जिनमें केवल मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन से हमें सफिशेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो केमिकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ स्टूल इज़ अ लैबोरेटरी एनालिसिस of the chemical and biochemical constituents of feces to assess digestive function, absorption, GI bleeding, liver and pancreatic disorders and metabolic abnormalities। तो इसका प्रिंसिपल किस चीज़ पे बेस्ड है कि केमिकल एग्जामिनेशन का जो प्रिंसिपल है ये भी इसी तथ्य पे बेस्ड है कि हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो भी डिफरेंट कंडीशंस की वजह से स्टूल की जो केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस हुए हैं उनको स्पेशल केमिकल रिएजेंट्स, इंडिकेटर रिएक्शंस और एंजाइमेटिक मेथड्स की हेल्प से हम इन चेंजेस का पता लगाते हैं। एग्जांपल के लिए ऑकल्ट ब्लड जो हमारा है, ठीक है, ऑकल्ट ब्लड ये स्पेशल रिएजेंट से डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है। और स्टूल पीएच इंडिकेटर पेपर के थ्रू हम समझते हैं। रिड्यूसिंग शुगर बेनेडिक्ट्स टेस्ट या क्लीनी टेस्ट के थ्रू पता करते हैं। फैट स्पेशल सूडॉन चेन या फिर क्वांटिटेटिव फैट स्टिमुलेशन से पहचानते हैं। बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स की पहचान हम केमिकल रिएक्शन से करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो इसमें आप फैट, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑकल्ट ब्लड, बाइल पिगमेंट, बाइल टेस्ट, बाइल सॉल्ट और पीएच, अमोनिया, बहुत कुछ देख सकते हो आप इस टेबल में। प्रिंसिपल क्या है
मेथड क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग एंड नॉर्मल फाइंडिंग क्या आएंगी, ये तो एक इसमें है, आप इससे भी समझ सकते हो। बाकी अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में केमिकल एग्जामिनेशन की कुछ मेन ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे स्टूल के पीएच को असेस करना, ऑकल्ट या हिडन ब्लड को समझना, फैट मैल एब्जॉर्प्शन का पता लगाना, कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन की जांच करना, लीवर और बिलेरी डिजीज़ का असेसमेंट करना, पैनक्रियाटिक फंक्शन का आकलन करना, प्रोटीन लॉस एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को असेस करना, जीआई ब्लीडिंग का एक प्राइमरी चीज़ों से हमें उसकी प्राइमरी चीज़ें पता लगा सकते हैं, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम को असेस करना और पेशेंट की ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग करना। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हमारी आएगा वो आएगा कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल एग्जामिनेशन। वैसे ही स्टूल पीएच और जितनी सारी चीज़ें हम आएंगे बात करेंगे, स्टूल पीएच है, एफओबीटी टेस्ट, रिड्यूसिंग शुगर, फैट एग्जामिनेशन, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, स्टर्कोबिलिन, प्रोटीन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम।